बिहार में सीट बंटवारे पर पेच लगातार फंसा हुआ है। सीपीआई-एमएल ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि आरजेडी से जल्द लिस्ट जारी करने की मांग की गई है। इस प्रेस रिलीज की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि सीटों के बंटवारे में तालमेल ना होना ये एक चिंता की बात है। तो किस तरह से कल ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और उससे पहले आप देखिए कि महागठबंधन में बवाल इसे कहे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सीपीआई-एमएल किस तरह से एक प्रेस रिलीज जारी करती है और ऐलान करती है कि हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये मांग भी करती है कि आरजेडी जल्द से जल्द लिस्ट जारी करे और जानकारी कहीं न कहीं साझा करे। तो एक तरफ सीटों के ऐलान से पहले घमासान जारी है बिहार में, दूसरी ओर चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आरजेडी इस पूरे मामले पर क्या कहती है। और आंकड़े भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिहार में आईएनडीआई में सीट बंटवारा हो रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि आरजेडी 28 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 2 सीटों पर और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन ये देखना होगा कि जहां एक तरफ आप देखिए किस तरह से सीपीआई-एमएल ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है, वहीं वो मांग भी कर रही है कि आरजेडी जल्द से जल्द किस तरह से इस पूरे मामले में जो है वो लिस्ट अपनी जारी करे। और इस बड़ी खबर पर सीधा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत झा का। प्रशांत झा, इससे हम महागठबंधन में कहीं ना कहीं बवाल कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रही है आप, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीपीआई-एमएल को पहले से ही आरजेडी ने ये तय कर लिया है कि उनको 2 सीटें देनी है, जिसमें आरा की सीट है और काराकाट की सीट है। और आरजेडी का ये मानना है कि ये दोनों सीट पर सीपीआई-एमएल के जो जनसंख्या वोटर्स हैं वो उनके काफी हैं और वहां पर जीत हासिल हो सकती है। लेकिन इधर सीपीआई-एमएल के जो पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं धीरेन्द्र झा और उनके साथ 2 और सदस्य हैं जिनको चुनाव अभियान समिति का मेंबर बनाया गया है, उनकी तरफ से एक रिलीज आती है जिसमें सीधे तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। सीधे कहा जा रहा है कि वो 8 सीटों पर अपने चुनाव की तैयारी कर चुके हैं, 8 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और जल्दी से जल्दी महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन को सीट शेयरिंग का मामला जो है क्लियर कर लेना चाहिए। एक तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन ने यह तय भी कर लिया है कि जो 28 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है तो वहीं 9 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, 2 सीटें सीपीआई-एमएल को देने की बात चल रही है, 1 सीट पर सीपीआई को मधुबनी से लड़ाने की बात चल रही है। तो प्रशांत देखिए किस तरह से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो तो यही है कि सीपीआई-एमएल को 2 सीटें कहीं ना कहीं दी जा सकती है, लेकिन दोगुनी नहीं कहेंगे, चौगुनी, सीधे 8 सीटों का ऐलान करके और ये प्रेशर बनाना, प्रेशर पॉलिटिक्स करना कि आप जल्द से जल्द ऐलान करें, लिस्ट जो है वो जारी करें। ये तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में एकता पहले भी नहीं थी और अब तो खुलकर चीजें सामने आ गई हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। देखिए एक बात और बता दें आपको कि 2004 से लेकर के 2019 तक के आप चुनाव के आंकड़ों को देखें तो सीपीआई-एमएल से सिर्फ इनका दूर का ही रिश्ता रहा है आरजेडी का। 2019 में आरजेडी ने अपने खाते से 2 सीटें सीपीआई-एमएल के लिए छोड़ी थी, जिसमें एक आरा की सीट थी और एक काराकाट की सीट थी। इस बार सीपीआई-एमएल ये चाह रही है, उसका ये कहना है कि गांधी मैदान में जो भीड़ आई और गांधी मैदान में जो उसके लाल झंडे सबसे ज्यादा दिखे तो उसका जनाधार बढ़ा है और इसलिए उसको 8 सीटें देनी चाहिए और 8 सीटों पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर लिया है सीपीआई-एमएल ने। और सीधे तौर पर ये एक तरह से चेतावनी आप कह सकते हैं कि चेतावनी दे दिया है कि अगर आप 8 सीट नहीं देते हैं तो सीपीआई-एमएल आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। जी, लेकिन प्रशांत देखना ये भी होगा क्योंकि आज जानकारी तो ये है कि तेजस्वी न्याय जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, उसके समापन के लिए मुंबई जाएंगे, लेकिन बिहार में ही उथल पुथल है और ऐसे में मुंबई में शक्ति प्रदर्शन, विपक्षी एकता देखने को मिलेगी, लेकिन राज्य कैसे संभालेंगे और कब लिस्ट जारी करेंगे? देखिए जो जानकारी हमारे पास है उसमें ये बताया गया है कि जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है जो लगभग तय हो चुका है, इसका अनाउंसमेंट मंडे को ये कर दिया जाएगा 18 मार्च को। और 18 मार्च के बाद जितनी पार्टियां हैं सब पार्टियां चुनावी मैदान में अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के उतर जाएंगी और फेज बाय जिनकी घोषणा हो जाएगी वो सब चुनाव में चले जाएंगे। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच देखिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को सुलझाना एक टेढ़ी खीर है तो वहीं बिहार की राहें भी बहुत कांटेदार है। यहाँ की 40 सीटें एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन दोनों के लिए सियासी सिरदर्द बने हुए हैं।
तो बिहार में क्लीन स्वीप के मंसूबे पाले एनडीए में अपने सहयोगियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रही है और अब तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की एलजेपीआर को 4, वहीं पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट की पेशकश की गई है। और बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई का खामियाजा अब किस तरह से एनडीए को भुगतना पड़ रहा है, इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। चिराग पासवान को हाजीपुर सहित 4 सीटें मिल सकती हैं और इसी बात पर उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी लगातार सामने आती रही है। बयानबाजी देखा गया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये फॉर्मूला उन्हें कतई मंजूर नहीं है। पशुपति पारस अपनी पार्टी आरएलजेपी को तरजीह न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं और पशुपति पारस को अभी सिर्फ और सिर्फ 1 सीट की पेशकश की गई है। वहीं चिराग की बात कर ले तो देखिए हाजीपुर सीट देने के मुद्दे पर भी पशुपति खासे नाराज बताए जा रहे हैं और वो हाजीपुर सीट को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। असल में ये वही सीट है, आपको बता दें, जिससे रामविलास पासवान लड़ा करते थे और उनका उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में इस सीट पर दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पशुपति पारस कह रहे हैं कि ये सीट मुझे चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी कमर कसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इस सीट को नहीं छोड़ूंगा। अब पशुपति पारस ने यह कहकर बिहार की सियासत में खलबली मचा दिया है कि कहीं भी जाने के लिए वो स्वतंत्र है, तो तेवर भी दिखा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि सीट बंटवारे पर जल्द मुहर लग जाएगी और सब कुछ जनता के सामने होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपका ही रुख कर लेती हूं। उत्तराधिकारी बड़ा सवाल कौन है, क्योंकि हाजीपुर की सीट पर दोनों ही कहीं ना कहीं अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। पशुपति पारस भी चाहते हैं, चिराग पासवान भी चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? देखिए शिवांगी, अगर आप उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो रामविलास पासवान जब जीवित थे उसी दौरान उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था और चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि चिराग ही उनके उत्तराधिकारी थे। लेकिन जब एमपी चुनाव में उन्होंने पशुपति पारस को अपनी जगह, चूंकि राज्यसभा के सदस्य थे रामविलास पासवान, तो अपनी जगह उन्होंने पशुपति पारस को खड़ा किया था। तो पशुपति पारस को ये लगा कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसका उत्तराधिकार उनको मिलेगा। लेकिन सच्चाई इसमें कहीं से नहीं, क्योंकि जहां तक जनाधार की बात है, जहां तक वोटर्स की बात है, जहां तक कास्ट लाइन की बात है, जहां तक पॉलिटिकल सोच की बात है, ये तमाम चीजों में रामविलास ने अपना उत्तराधिकारी चिराग पासवान को घोषित कर दिया था। और यही वजह है कि जब पार्टी को 2021 में पशुपति पारस ने बांट दिया और चिराग को अकेला कर दिया, उसके बावजूद भी बीजेपी ने चिराग को अकेला नहीं किया था। बीजेपी लगातार चिराग के साथ रही और यही वजह है कि इस बार जब जेपी नड्डा से चिराग की बात हुई और उसको 4 सीट देने के बाद ये कहा गया कि वो बिहार में उनके साथ हैं और उनका वोट उनको चाहिए, एनडीए को चाहिए, तो ऐसे में पशुपति पारस के सामने सवाल खड़ा हो गया उनके वजूद का कि आखिर वो अपना वजूद कैसे सामने रख पाएंगे। बिल्कुल प्रशांत, और देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं और एक बार लिस्ट सामने आ जाए तभी ये क्लियर होगा कि आखिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।